सो हियर इज़ द थर्ड पार्ट। सलमा ने अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लिपटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। ये क्या है अमामा? तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ अम्मी, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफे देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, उसकी सालगिरह है, उसी के लिए ख़रीदा है। कुरियर सर्विस के ज़रिए भिजवा दूँगी, क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लाओ फिर मुझे दे दो ये पैकेट, मैं वसीम को दूँगी, वो भिजवा देगा। नहीं अम्मी, मैं अभी नहीं भिजवाऊँगी, अभी उसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमा को लगा जैसे वो एकदम घबरा गई हो। इन्हें हैरानी हुई, क्या ये घबराने वाली बात थी? और इन्होंने इससे पूछा। 3 साल पहले अमामा की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। इन्हें और इनके शौहर हाशिम को। वो तब अपनी बेटी के बारे में बहुत फ़िक्रमंद थे और हाशिम इनसे ज़्यादा। मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब इसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे। ख़ास तौर असजद इसकी निस्बत तय करके। वो जानती थी अमामा असजद को लड़का था। वो ये भी जानती थी कि वो असजद से निस्बत तय होने पर बहुत खुश हुई थी। असजद और उसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी थी, मगर बाज़ दफ़ा इन्हें लगता है जैसे वक्त गुज़रने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वो स्कूल जाने वाली बच्ची भी तो नहीं रही, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है। फिर वक्त भी कहाँ होता है इसके पास। सलमा हमेशा खुद को तसल्ली दे लेती। वो इनकी सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी दोनों बेटियों की वो शादी कर चुकी थी। एक बेटे की फिर शादी कर चुकी थी, जबकि 2 बेटे और अमामा गैर शादीशुदा थीं। अच्छा ही है कि ये संजीदा होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है। इन्हें जितनी जल्दी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो जाए, उतना ही अच्छा है। सलमा ने एक गहरी सांस लेते हुए अमामा से नज़रें हटा लीं। वो छुट्टियों में घर आई हुई थी और जितने दिन वो पता नहीं कि साजिद कहाँ रह गया। जो भी काम इसके ज़िम्मे लगाओ बस भूल ही जाओ। इन्हें अचानक अपने मुलाजिम का ख़याल आया, जिसके पीछे वो लाउंज में आई थीं। बड़बड़ाते हुए वो लाउंज से निकल गईं। ये न्यू ईयर नाइट थी। नया साल शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो ग्रुप पिछले 2 घंटे से अपने अपने मोटरसाइकिल पर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर अपने करतब दिखाने में मसरूफ़ था। इनमें से चंद ने अपने माथे पर चमगादड़ बैंड्स बांधे हुए थे, जिन पर नए साल के हवाले से मुख्तलिफ पैगामात दर्ज थे। वो लोग 1 घंटे पहले पोश इलाके की एक बड़ी सुपरमार्केट में भी मौजूद थे। और हाँ, वहाँ वो मुख्तलिफ लड़कों पर आवाज़ें कसते रहते थे। अपनी बाइक्स पर सवार अब मुख्तलिफ पर चक्कर लगा रहे थे। इनके पास फायरवर्क्स मौजूद थीं, जिन्हें वो वक्तन फ़वक्तन चला रहे थे। 11:15 पर वो जम खाना के बाहर मौजूद थे, जहाँ पार्किंग लेट गाड़ियों की भी सो चुका था। ये गाड़ियाँ इन लोगों की थीं जहाँ बहुत ट्रैफिक जैम हुआ था। मैं होने वाली एक पार्टी में आए थे। इन लड़कों के पास भी इस पार्टी के दावती कार्ड मौजूद थे।
क्योंकि मैं इनसे तकरीबन तमाम के वालिदैन जिमखाना के मेंबर थे। वो लड़के अंदर पहुँचे तो 11:55 हो रहे थे। चंद मिनटों बाद डांस फ्लोर समेत तमाम जगहों की लाइट्स ऑफ हो जानी थी और इसके बाहर लॉन में आतिशबाजी के एक मुजाहिरे के साथ नया साल शुरू होने पर लाइट्स ऑन होना थी और इसके बाद तकरीबन तमाम रात वहाँ रक्स के साथ साथ शराब पी जाती थी, जिसका एहतमाम नए साल की इसकी तकरीब के लिए जिमखाना की इंतज़ामिया ख़ास तौर पर करती थी। लाइट्स ऑफ होते ही वो एक तूफ़ान बदतमीज़ी का आगाज़ हो जाता था और वहाँ मौजूद लोग इसी तूफ़ान बदतमीज़ी के लिए वहाँ आए थे। 15 साला वो लड़का भी 10 लड़कों के इस ग्रुप के साथ आने के बाद इस वक्त डांस फ्लोर पर रॉक बैंड पर डांस कर रहा था। डांस में इसकी महारत काबिल दीद थी। 12 बजने में 10 सेकंड रह जाने पर लाइट्स ऑफ हो गईं और ठीक 12 बजे लाइट्स एकदम दोबारा ऑन कर दी गईं। अंधेरे के बाद सेकंड गिनने वाले की आवाज़ें अब शोर और खुशी के कहकों और चीखने में बदल गईं। चंद सेकंड पहले थम जाने वाले म्यूज़िक बजाया गया और वो अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया, जहां बहुत से लड़के अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे। इन्हीं लड़कों के साथ बियर की कैन पकड़े वो वहां मौजूद एक गाड़ी की छत पर चढ़ गया। इस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपनी जैकेट की जेब से बियर का एक भरा हुआ कैन निकाला और पूरी कुव्वत से कुछ फासले पर खड़ी एक गाड़ी के विंड स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी की विंड स्क्रीन चूर चूर हो गई और वो लड़का इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा कैन पीता रहा। वो पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई ख़ास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह से वो मुश्किल ट्रैक था जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सलार लाउंज के सोफ़ों में से एक सोफ़े पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था, मगर वक्तन फ़वक्तन वो नज़र उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था, जहाँ ठीक आधे घंटे बाद इसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज़ पर रख दी। फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाही रोकी, दोनों टांगें सामने पड़ी मेज़ पर रखकर और दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा, जहां कामरान इन पर तमाम चांसेस ज़ाया करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूँ, मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। ओहो अच्छा, मुझे ये दिखाओ। इसने सोफ़े से उठकर रिमोट कंट्रोल इसके हाथ से ले लिया। कामरान ने देखा पहले 20 सेकंड में ही सालार इसे जिस स्पीड से दौड़ा रहा था, इस स्पीड कामरान अब तक नहीं दौड़ पाया था। जो ट्रैक इससे बहुत मुश्किल लग रहा था वो सालार के सामने एक बेचाना चीज़ महसूस हो रहा था। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड गाड़ी दोहरा रहा था, इस स्पीड कामरान के लिए इस पर नजरें जमाना भी मुश्किल हो गया था, जबकि सालार इस स्पीड में भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुआ था। 3 मिनट के बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को डगमगाते और फिर ट्रैक से उतरकर धमाके के साथ तबाह करते हुए देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सालार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी वो जान गया था। रिमोट अब सालार के हाथ के बजाय मेज़ पर पड़ा था और वो अपनी नोटबुक उठाए खड़ा हो रहा था। कामरान ने सर उठाकर इसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है, सालार ने तबसरा किया और कामरान की टांगों को फैलाते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। कामरान होंठ पीछते साथ हिंदुस्तान पर मुबनी इस स्कोर को देख रहा था जो स्क्रीन के एक कोने में जगमगा रहा था।
कुछ न समझ में आने वाले अंदाज में इसने बैरूनी दरवाजे को देखा जिससे वो गायब हुआ था। वो दोनों एक बार फिर खामोश थे। असजद को उलझन होने लगी। अमामा इतनी कम गो नहीं थी जितनी वो इसके सामने हो जाती थी। अब पिछले आधे घंटे में इसने गिनती के लफ्ज़ बोले थे। वो इसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुश मिजाज थी। इन दोनों की निस्बत ठहराए जाने के क्या भी बात, इब्तिदाई साल में इसको कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो इसको खुशी महसूस होती थी। वो बला की हाजिर जवाब थी, मगर पिछले कुछ सालों में वो एकदम बदल गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज़्यादा महसूस होने लगी थी। असजद को बाज़ दफ़ा यूँ महसूस होता है जैसे इससे बात करते हुए वो हदर दर्जा मोहतात रहती है। कभी वो उलझी हुई सी महसूस होती है और कभी इसके लहजे में अजीब सी सर्द महरी महसूस होती है। उसे लगता वो जल्द से जल्द इस छुटकारा पाकर इसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। इस वक्त भी वो ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता रहा हूँ कि वो खामखा ही तुम्हारे लिए यहाँ आने का तरदूद करता हूँ। तुम्हें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि मैं आऊँ या ना आऊँ। असद ने एक गहरी सांस लेकर कहा। वो इसके मुकाबिल लॉन चेयर पर बैठी डोर बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हुई बेल को घोड़ी रही थी। असद की शिकायत पर इसने गर्दन हिलाई बगैर अपनी नज़रें बेल से हटाकर असद पर मरकूज़ कर। असद ने सवालिया नज़रों से इसे देखा, मगर वो खामोश रही तो इसने लफ्ज़ों में कुछ रद्दोबदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे न आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अमामा, क्यों ठीक कह रहा हूँ। अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? तुम कम से कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुठला सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, अमामा ने इसकी बात काट कर कहा। इसका लहजा अब भी इतना ही ठंडा और चेहरा इतना ही बेतासुर था जितना पहले था। असद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो और मैं वाकई गलत सोच रहा हूँ, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूँ। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार असजद को इसकी आवाज़ में कुछ नाराज़ी झलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से तुम मेरी किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती, हालांकि मैं आपकी हर बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ। लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। इसी को इस बात करते हुए वो कुछ मज़ीद खौफ रही। मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बाज़ दफ़ा तो मुझे लगता है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे यही पूछेंगे कि तुम ठीक हो तो मैं इसका जवाब हाँ या ना में ही दूँगी। हाँ और नहीं के अलावा इस सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है तो आप मुझे वो दे दें, मैं कर दूँगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है, और कुछ नहीं तो तुम जवाबन मेरा ही हाल पूछ सकती थी। मैं आपका क्या हाल पूछूं? जाहिर है अगर आप मेरे घर आए हैं, मेरे सामने बैठे मुझसे बातें कर रहे हैं, तो इसका वाज़ेह मतलब तो यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने घर बिस्तर पर पड़े होते। ये फॉर्मेलिटी होती है अमामा। अरे अब जानते नहीं, मैं फॉर्मेलिटीज़ पर यकीन नहीं रखती। आप ही मुझसे मेरा हाल ना पूछा करें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी। असजद जैसे अब लाजवाब हो गया हो। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो है अगला पार्ट इसका कल आएगा, तो आपने ये ज़रूर देखना है और अगला भी ज़रूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। थैंक यू।